नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा तापमान मापी उपकरण। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों और थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं इसको लास्ट में लेकर आया हूँ। इस चैप्टर से हम जो भी कंसेप्ट है वो सीख लेंगे और एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कर लेंगे। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की आवश्यक ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, इसको याद रखेंगे, डेल्टा क्यू समानुपाती एम डेल्टा टी। विशिष्ट जो ऊष्मा होती है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है और तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर दोस्तों सी एक नियतांक है जो विशिष्ट ऊष्मा है। सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसका जो मात्रक बनेगा वो दोस्तों बन जाएगा जूल किलोग्राम केल्विन होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और आपको याद रखना है पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वे जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है वे धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। याद रखना है, जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है और पारे की विशिष्ट ऊष्मा 0.03 होती है। ये दो मान तो याद ही रखने हैं। उसमें चालकता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जब धातु के रोड को एक छोर को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक चालन द्वारा प्रवाहित होती है। यही उसमें चालकता है। तो गर्म से जो है ठंडे की ओर चालन द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, उसमें चालकता को के से दर्शाया जाता है। ये अच्छा पॉइंट है। जिन उसमें चालकता के लिए उच्च मान दर्शाता है पदार्थ ऊष्मा की अच्छी चालक है, निम्न मान दर्शाता है तो पदार्थ ऊष्मा की विद्युत रोधक है। चलिए, क्यों निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, तापांतर T1 - T2 के समानुपाती। ठीक है, और यह ब्लॉक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। यहाँ पर देखिए फार्मूले से Q समानुपाती A T1 - T2 अपॉन x और इंटू में T। ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। Q बराबर KA डेल्टा T अपॉन x अपॉन इंटू टी। के बराबर क्यू इंटू एक्स टी ए डेल्टा टी। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद कर सकते हो आप। ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए यहाँ पर। और उसमें चालकता के जो है ये है, के निकालना तो यहीं से निकल जाएगा और इसका मात्रक वाट प्रति मीटर केल्विन जो है होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है, लिख लीजिए एक बार फिर। यहाँ पर क्यू बराबर के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स इंटू टी होता है। चलिए, इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल वे बन जाएंगे उनको कर लेंगे। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, हीरा जो है इसका उसमें चालकता 2300 होती है। ये याद कर सकते हो, बस इतना याद रखना है। ऊष्मा हानि, जब कोई वस्तु या प्राणी अपने आसपास के वातावरण को ऊष्मा देती है तो ऊष्मा हानि होती है। ये भी याद रख सकते हैं। उदाहरण, गर्म चाय ठंडी हो जाती है तो ऊष्मा की हानि हो रही है। इंजन चलते समय गर्म होकर ऊष्मा बाहर छोड़ता है। गर्म पानी समय के साथ ठंडा हो जाता है तो इससे क्या हो रही है? ऊष्मा की हानि हो रही है। कारण, वस्तु का तापमान वातावरण से अधिक होना, सतह का बड़ा होना, वायु का प्रवाह, ये सभी है, डिपेंड करते हैं। चलिए, और कुछ खास नहीं है, बस प्रश्न पर आ जाते हैं। उसमें चालकता का एसआई यूनिट क्या है? ये याद रखना है। तो इसका एसआई यूनिट याद रखना है WM के इनवर्स। ठीक है, WM के -1 होता है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर फोरियर के ऊष्मा चालन नियम से Q बराबर -KA डेल्टा T अपॉन x, ये बताया था हमने भी। यहाँ पर ये ताप प्रवणता है, A क्षेत्रफल है और K उसमें चालकता गुणांक है, Q ऊष्मा प्रवाह की दर है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। और K का ऐसा यूनिट ये होता है दोस्तों W अपॉन M K, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। चालन द्वारा एक काल में होने वाले ताप प्रवाह की मात्रा के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंड के क्षेत्रफल की वृद्धि के साथ बढ़ती है। चालन द्वारा एकक काल में होने वाले ताप प्रवाह की मात्रा के बारे में पिंड के क्षेत्रफल की वृद्धि के साथ बढ़ती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं। 30 W/m² की दर से 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार के माध्यम से ऊष्मा प्रवाहित होती है। जब दीवार के चारों तरफ ऊष्मा का तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस होता है तो दीवार के उसमें चालकता क्या है? तो K की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आ जाते हैं। हमको Q/A दिया गया है 30, दीवार की मोटाई डेल्टा x 10 सेंटीमीटर से मीटर में बदल देंगे 0.1 मीटर, और तापांतर डेल्टा T 10 डिग्री सेल्सियस। फोरियर के नियम से आपको याद रखना था Q बराबर माइनस KA डेल्टा T/डेल्टा x। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखिए। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है Q/A की 30 दी गई है, K निकालना है डेल्टा T/डेल्टा x। तो डेल्टा T 10 और डेल्टा x 0.1। तो यहाँ पर आ जाएगा K का मान 0.3 W/m²। याद रखना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पानी ठंडा करने में जैकेट में उपस्थित पानी सिलेंडर से निम्न कारण से ऊष्मा प्राप्त करता है। तो ये प्राप्त करता है चालन विधि से। ठीक है, चालन विधि से। नेक्स्ट, ये फोरियर का जो सूत्र है इसको याद कर लेना है। Q बराबर माइनस KA डेल्टा T/डेल्टा x। पृथ्वी का वातावरण संवहन विधि से गर्म होता है। पृथ्वी का वातावरण किस विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। चालन तथा संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ऊष्मा का चालन जो विकिरण द्वारा होता है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। किस में ऊष्मा का हस्तांतरण 3 विधियों यथा चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों बॉयलर में। कवेथित बॉयलर याद कर लीजिए। इसमें जो तीनों विधियों का उल्लेख होता है। चालन को पढ़ लेते हैं। ऊष्मा उच्च ताप वाले कण से निम्न ताप वाले कण की ओर प्रवाहित होती है, ये चालन है। संवहन, इस विधि में माध्यम के कण अपने स्थान से हटकर गति करते हैं, ये संवहन है। संवहन विधि में द्रव और गैस के माध्यम से होता है विकिरण। इस विधि में ऊष्मा स्थान के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस पदार्थ की ऊष्मा चालकता सबसे कम है? तो वायु की जो ऊष्मा चालकता है वो सबसे कम होती है। प्लास्टिक, रबड़ और जल की ज़्यादा होती है, वायु की ऊष्मा चालकता कम होती है। बस याद कर लीजिए दोस्तों इसको। ये मान तो याद ही नहीं रहेंगे अगर हम इनको याद करें। एक पट्टी जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर है। तो हमको A की वैल्यू दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A की वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है। मोटाई दी गई है जो डेल्टा x है। ठीक है, या dx कह दीजिए। और आपको जो है पदार्थ की चालकता दी गई है K, और डेल्टा dt दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर दिया ताप प्रवणता 20 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों Q बराबर जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें वैल्यू रखेंगे तो किलोवाट आ जाएगा। ऊष्मा के फोरियर नियम के अनुसार एक आयाम में चालन कौन सा सही है? ठीक है, उसमें चालकता, और यहाँ पर दिया गया है A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस अनुभाग का क्षेत्रफल, तापमान, ऊष्मा प्रवाह की दिशा के साथ समन्वय। तो बस सीधा फॉर्मूला याद रखना है। हमने कहा था फॉर्मूला याद रखना। ऊष्मा फोरियर का नियम क्या नियम है दोस्तों? ये वाला है माइनस KA dt/dx। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो है 9वां दोस्तों। गैसों में चालन किसके कारण होता है? तो गैसों में जो चालन होता है दोस्तों अणुगतिक सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अणुगतिक सिद्धांत याद कर लेना है, बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ताप बढ़ने पर वायु की तापीय चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर वायु की तापीय चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैर धात्विक अपशिष्ट ठोस की तापीय संचालकता तापमान घटने के साथ घटती है। तापमान घटने के साथ जो है घट जाती है। गैर धात्विक अपशिष्ट ठोस की। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 12 है, 540 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है थर्मोकपल के द्वारा। याद कर लीजिए 540 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोकपल द्वारा। एक वस्तु के संचालन के द्वारा प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की राशि होती है।
तो ऊष्मा की राशि वस्तु सतह के क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होती है। गलत, सीधा आंसर देख लीजिए बस, गलत नहीं, सही है। और वस्तु के दोनों अनुभागों के तापांतर के समानुपाती, वस्तु की सामग्री पर निर्भर करती है। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा दोस्तों, ऊष्मा चलन का फूरियर नियम ये था, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये तो फॉर्मूला पढ़ा था। और इस फॉर्मूले के हिसाब से दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर आंसर दिया गया है, ये तो कहा गया है। तो ये क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होती है, तापांतर के समानुपाती होती है, वस्तु की सामग्री पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्यू समानुपाती, क्यू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एक्स, के का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम तापीय संचालन की अपेक्षा होती है? तो ठोस बर्फ में जो ठोस होगा उसमें चालकता अधिक होगी। ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद में गैस। फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं। दिए गए ऊष्मा हस्तांतरण सतह में फिन्स के प्रावधान अधिक होंगे यदि मोटे फिन्स की संख्या अधिक है। अधिक होंगे यदि मोटे फिन्स की संख्या अधिक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप तापीय प्रतिरोधकता में कमी आती है? तो इसका आंसर होगा, सभी विकल्प सही है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चालन में सामग्री की मोटाई में कमी और तापीय चालकता में वृद्धि से, संवहन में द्रव को धीरे धीरे हिलाने और गर्म हो रही सतह को साफ करने में, विकिरण में ताप वृद्धि में और उत्सर्जकता में कमी में। उपरोक्त भी सही है। नेक्स्ट, पंखा रहित कक्ष में एक गर्म पाइप में से ऊष्मा क्षय के लिए उत्तरदायी मानदंडों यानी पैरामीटर में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर कक्ष की सतह और वायु का तापमान, सतह की उत्सर्जनता और पाइप की लंबाई और व्यास, ये जो है शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, किसकी उच्चतम तापीय चालकता होती है? तो यहाँ पर ठोस बर्फ की होनी चाहिए। अभी हमने बताया आपको, ए राइट है। ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, धातुएं अच्छे ऊष्मा चालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर सभी विकल्प सही दिए गए, इसको नहीं चुनना है। इनके कण सामान्य दूर दूर होते हैं, ये गलत है। इनके कण प्राय टकराते रहते हैं, ये भी गलत है। किसमें ऊष्मा स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा होती है? तो ये होती है बॉयलर भट्टियों में। याद रखना है, बॉयलर आता ना जिसमें तीनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक तल की एक्स दिशा के लंबवत ऊष्मा स्थानांतरण की दर पृष्ठ क्षेत्रफल और एक्स की दिशा में तापमान प्रवणता के समानुपाती, इस कथन को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये था फोरियर का नियम, जोसेफ फोरियर का नियम था। देखिए, एक ही से कई सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा फोरियर का नियम, याद रखेंगे। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स या फिर डी टी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। निम्नलिखित में से किसकी सर्वोच्च उसमें चालकता होने की अपेक्षा होती है? तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठोस बर्फ आपको टिक करना है यहाँ पर, ठोस बर्फ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें कणों की वास्तविक गति के बिना वस्तु के कण एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चालन, कंडेंसेशन। चालन, जिसको कंडेंसेशन कहा जाता है। अनुगति सिद्धांत के अनुसार चालन जो होता है अनुगति सिद्धांत के अनुसार जो है होता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, तापमान बढ़ने के साथ वायु की तापीय चालकता बढ़ती है, तो तापमान बढ़ने पर वायु की तापीय चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए, ये आप याद कर सकते हैं, के समानुपाती अंडर रूट टी अपॉन एम। टी आपका तापमान है, के आपका उसमें चालकता है, एम आपका आणविक द्रव्यमान है। तो याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, एरो के निशान दिए गए, यदि तापमान बढ़ेगा तो उसमें चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखेंगे। और आगे आ जाते हैं। अधिकतम तापीय चालकता वाली द्रव धातु होती है, तो ये होती है सोडियम होती है। एक ताप
अंतरण। एक ताप अंतरण सतह पर पंखुड़ियाँ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान की जाती है? तो 26 का आंसर होगा सी। ताप अंतरण की दर को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि। ताप अंतरण की दर को बढ़ावा देने के लिए सतह क्षेत्रफल में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत चालन है? किसमें सर्वाधिक विद्युत चालन होता है? तो यहाँ पर चांदी दिया गया है, सिल्वर यही आंसर रहेगा। सिल्वर के बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में गोल्ड, गोल्ड के बाद में एल्यूमिनियम। तो सिल्वर याद रखना है, फिर कॉपर, फिर गोल्ड। सर्वाधिक विद्युत चालकता का ये कारण है। प्रश्न नंबर आपका 28 है, उसमें प्रवाह समीकरण ये डी आएगा तापीय प्रवणता। देख लीजिए क्या पूछा गया यहाँ पर। थीटा बराबर के ए T1 माइनस T2 अपॉन एक्स में T1 माइनस T2 एक्स को क्या कहा जाता है? तो इसको तापीय प्रवणता कहा जाता है, इतने वाले को। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तापीय प्रवणता। एक्स लंबाई मीटर में है, T1 माइनस T2 तापांतर है, ए ज्यामितीय क्षेत्रफल है और के तापीय चालकता गुणांक है, वाट मीटर केल्विन। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जो कि 29वां प्रश्न है। तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थों की उसमें चालकता घटती है। तापमान यदि बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? उसमें चालकता जो है घटेगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ताप बढ़ाने से ठोस पदार्थों की उसमें चालकता, तापमान बढ़ाने से ठोस पदार्थों की उसमें चालकता घटती है। ये यहाँ पर शायद इसका, चलिए सही है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए और कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, स्टील रेडिएटर की दीवार से स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा के लिए निम्न में से कौन सा घटना उत्तरदायी है? तो केवल चालकता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको देखना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फोरियर का नियम चालन पर लागू होता है, सही है। न्यूटन का शीतलन नियम संवहन पर, और स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम विकिरण पर, और किरचॉफ का नियम विकिरण संवहन, ये गलत दिया गया है। बाकी ये सभी यहाँ पर जो नियम है ना, सभी इंपॉर्टेंट है। तो किरचॉफ का नियम विकिरण से संबंधित है, किरचॉफ का नियम विकिरण से संबंधित है, संवहन इसमें नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या तापमान मापक यंत्र नहीं है? तो देखिए तापमान मापक यंत्र नहीं है रोटोमीटर। रोटोमीटर तापमान मापक यंत्र नहीं है, जबकि ये सभी तापमान मापक यंत्र होते हैं। रोटोमीटर से क्या किया जाता है? प्रवाह दर ज्ञात की जाती है। प्रश्न नंबर 34, आणविक टक्कर से ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है आणविक टक्कर से संवहन में गैसों और द्रवों में ऊष्मा स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा ही होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। निम्न धातु में चालन में ऊष्मा ऊर्जा न्यूनतम फैलाता है। तो वायु। निम्न धातु में चालन से ऊष्मा ऊर्जा न्यूनतम फैलता है वायु में, डी विकल्प सही है। तो वायु में कम मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ठोस होता है ना, ठोस में ज़्यादा होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है, और वायु गैस के अंतर्गत आएगा, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। चालन, ऊष्मा चालन का फोरियर नियम ऊष्मा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये होता है केवल एक विमीय दिशा के लिए उत्तरदायी होता है, इंपॉर्टेंट है, एक विमीय दिशा के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण विधि नहीं है। तो देखिए ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ, चालन, संवहन, विकिरण, जबकि संघनन नहीं है, कंडेंसेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो 37% कंप्लीट हुए हैं थ्योरी के माध्यम से, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट था इसमें, और यहीं से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। लगे जरा भी वीडियो काम का तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।